पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पहले भी यकीन था और अब भी यकीन है कि आइन के मुताबिक डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन जनवरी के तीसरे आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में जो है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो होंगे। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाबी जुबान का एक लफ्ज है, उसे कहते हैं फोका फायर। अब ये फोका फायर क्या होता है? फोका फायर ये होता है कि मोमन जो गोली है उसके अंदर बारूद होता है और उसके आगे सिक्का होता है, यानी मेटल होती है, और जब फायर किया जाता है तो बारूद वो मेटल से टकराता है और उसके बाद धड़म की आवाज़ आती है और मेटल जो है वो आगे जाके किसी न किसी को जख्मी कर देती है या फिर उसकी जान ले लेती है। फोका फायर ये होता है कि गोली होती है, उसके अंदर बारूद होता है लेकिन आगे सिक्का नहीं डाला जाता, और उसका कुछ फ़ायदा ये होता है कि आवाज़ तो आती है, ठौ की आवाज़ आती है आपको, और सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, लेकिन किसी को वो जख्मी नहीं करता। वो फायर या वो गोली किसी को जख्मी नहीं करती, ना किसी की जान लेती है। तो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने एक लेटर लिखा है जिसने शुरू में एक बहुत बड़ा धमाका क्रिएट किया, और मैं देख रहा था कि तमाम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर था कि सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दे दी। लेकिन जब उस लेटर को गौर से पढ़ा गया तो पता चला कि सदर साहब ने एक फोका फायर किया जिसमें धमाका तो है, लेकिन वो जो गोली निकली है उसने ना किसी को जख्मी किया है, ना किसी को हलाक किया है, ना उसका कोई नतीजा निकला है। तो सदर साहब ने ये किया क्यों? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि अगर आप ये महसूस करते थे कि यह हक इलेक्शन कमीशन का है तो फिर आपको ये खत लिखने की क्या जरूरत थी? और अगर आप इमरान खान साहब को खुश करना चाहते थे और आप चाहते थे कि वाकई पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टी का इजहार करें तो फिर आपको तारीख दे देनी चाहिए थी। तो एक बड़ा सवाल है कि सदर साहब इससे क्या अचीव करना चाहते थे इस लेटर से, जो ज़ाहिर है हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ना हमें पता है कि इलेक्शन कब होंगे, ना उनको पता है कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है। तो इनको कौन बता रहा है कि इलेक्शंस कब होंगे? तो ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमर इलियास राना साहब, अतर काजमी साहब और मनीफ फारूक साहब, तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। तो राना साहब ये फरमाइएगा कि सदर आरिफ अलवी साहब का खत जो था वो उसने धमाका तो एक क्रिएट किया, लेकिन अचीव क्या करना चाहते थे इससे? नहीं, उन्होंने सुबकी से बचने के लिए मजीद सुबकी हासिल की है। मतलब वो एक काम कर चुके थे पार्टी के प्रेशर में खुश करने के लिए। पहले उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बनने दिया, ठीक है। उसके बाद एक ट्वीट किया क्योंकि पार्टी की तरफ से गुजर गया, और फिर उन्होंने ये तारीख दी, और तारीख के बाद वो फिर तारीख हो गए। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि उनकी जो मुलाकातें हुई, जो उनको बताया गया, फिर आज वजारत कानून ने जब सुबह एक खत जारी किया प्रेस रिलीज की सूरत में कि जी सब की हमारी राय है सुबह की कि ये काम इलेक्शन कमीशन को करना है। पीएम कह चुके थे, मुझे उस वक्त इतला आई कि आज सदर साहब ये काम करेंगे, इसलिए मैं पीछे था तो मुझे वो पहले पता चल गया कि उन्होंने तजवीज दी है कि जी 6 नवंबर को देख लें, वरना चूंकि आप वो कह रहे हैं कि 51(5) के तहत आपको और इलेक्शन एक्ट की 17 के तहत इंतखाबी हल्काबंदियां करनी है, सूबे की हम अंगी चाहिए है, तो आप आला अदलिया से सूबों से, यानी वो जो आला अदलिया पार्टी से बात, वो जो पूरी ख्वाहिशात के बावजूद आला अदलिया 184(3) में आज इस दम तक फोके फायर कर रही है, और उन्होंने वो केस नहीं उठाया क्योंकि 184(3) इतना खराब हुआ है कि अब ही चीफ जस्टिस साहब का खिताब हो रहा है और वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। भाई आप फैसला करते 27 आप कहते हैं शहबाज शरीफ, इरशाद डार, जनाब फौज के फलां लोग आए थे, ये सब, और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है जिन्होंने नहीं कराया। आप फैसला करते ना। आप बड़े शेर थे जब आप दानियाल चौधरी को, दानियाल अजीज को, मतलब निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को फटाफट सजाएं दे रहे थे। एक पाकिस्तान के कानून से हट के ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के एक वजीर आजम को आपके ऊपर था कि हमें निकालना है, तो आप निकाल रहे थे। उस वक्त आप फायर मार रहे थे। अब फोके फायर सब तरफ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल आपकी वो जो पावर की जगह थी ना वो छिन गई। आपने छीनने की कोशिश की और आज भी खत में वहीं जाने की कोशिश की कि शायद अदलिया उठ जाए। भाई अदलिया का काम है, अदलिया जरूर उठेगी। 18
को जो चीफ जस्टिस नए होंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जाके पूछें अदलिया से। वो इलेक्शन कमीशन तो हो सकता है कल मीटिंग के बाद ये कहे हम इस खत का जवाब ही नहीं देते कि सदर साहब क्या है, मतलब सदर साहब को एडवाइस भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे खत लिखना चाहिए। उनका आइन में दायरा इख्तियार सिर्फ इतना है, जहां उनका इख्तियार था एक इदारे के छोटे से सरबराह थे पीटीआई के पॉलिटिकल, उसको बार बार गवर्नमेंट कह रही थी आप हटा दें, नहीं तो सादिक संजरानी ने आके उसे उठाया। इतना इनका जोर है कि अपनी वैसे आज सदर साहब को ना वकार अहमद साहब याद आ रहे होंगे कि जब वो इस किस्म के खत लिखना चाहते थे तो वो क्योंकि पुराना आदमी था, सीजन था, वो रोक देता था इनको कि सर ये ना करें, इससे आपके मसाइल में इजाफा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता था वो लेटर रख रख के बैठा रहता था, 4-4 दिन सदर साहब को समझाता रहता था सदर साहब ये ना करें, इससे बड़ा फसाद फैल जाएगा। और फिर सदर साहब उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करते थे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बचा लिया। तो आज मेरा ख्याल है क्योंकि वो नहीं है तो जूनियर्स लोग हैं, उन्होंने कहा होगा खड़का दो, खड़का दिया सबने। सदर साहब कौन सी एडवाइस मान रहे हैं? पहले भी जब शहबाज शरीफ का था, पूरी पीटीआई की ला की टीम रोजाना ऐवान सदर में 3 दिन बैठी रही कि कोई रास्ता हो शहबाज शरीफ का होता ना, तो फिर छुट्टी करके चले गए और सादिक संजरानी ने हल्फ ले लिया। मतलब ये इन्होंने कब पाकिस्तान के, इनको जब इख्तियार मिला कि इस कानून पे 10 दिन बैठ सकता हूं, इस गवर्नर पे 16 दिन बैठ सकता हूं, ये बैठे रहे। इन्होंने हर वो हरबा इख्तियार किया कि किस तरीके से मैं डिले करूं। वो जो चीमा साहब थे कि उनको नहीं हटाऊंगा और बलीगुर रहमान को नहीं लगाऊंगा, वहां से शुरू हो जाए। और अब ये जो फोका फायर, मतलब मुझे अच्छा लफ्ज लगा कि वो, मतलब ये जो आज उन्होंने किया इसकी कोई वैल्यू है इन्हें, मतलब गुनाह बेलज़्ज़त। वैसे काजी साहब ये सदर साहब करना क्या चाहते हैं? शुरू से पढ़ा ना खत को, तो आपको 3 मरतबा पढ़ना पड़ता है, नीचे से दोबारा ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, तब भी समझ नहीं आता सदर साहब कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। देखिए, आपने जिक्र किया फोका फायर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये फायरिंग का इशू नहीं है। ये इशू ये है कि जिस तरह कसाई बन के इन जमातों ने आइन को जबा किया है, तो यहां फोके फायर छोड़ के अगर तोपखाने के गोले भी चलाए जाए ना, अब वो चीजें वापस नहीं आ सकती जो हो गई। सदर साहब को कर देना चाहिए था ना। नहीं, सदर साहब करें या ना करें, सदर साहब के फोके फायर का इशू नहीं है। इशू वो है जिस तरीके से आइन जबा किया गया। आइन 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ाया गया। यहां पे इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई वो दे नहीं रहा, कि हतमी राय नहीं दे रहा कि कब इंतखाबात होंगे। वो इशू है असल कि या फिर एक बंदा जो खत लिख के कह रहा है कि एक जमहूरी मुल्क है, उसमें 24 करोड़ अवाम है, उन्होंने वोट डालने, भाई कोई डेढ़। सदर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार है 48(5) का, और मैं उसके तहत तारीख दे सकता हूं, लेकिन दे नहीं रहा, तो दे दे भाई तारीख। सदर साहब की बहुत सारी गलतियां होंगी। मेरा इशू है कि बुनियादी इशू ये है कि जमहूर का जो वोट का राइट है वो रुका हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन या इंतखाब लगता है ऐसे कि ये छेड़ है। जो ही इलेक्शन का नाम आता है कुछ लोग जाके ऊपर छत से लगते हैं। भाई जमहूरियत में इलेक्शन होते हैं, सदर नहीं करवाएगा तो कोई और करवा लेगा, अदलिया का हुक्म नहीं मानोगे तो किसी और ने करवाना है। इलेक्शन तो होगा, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए। इशू ये है कि सदर साहब क्या कर रहे हैं यार? नहीं, इशू ये है कि इलेक्शन का जिक्र नहीं करना चौधरी साहब। इलेक्शन का जिक्र तो सारे कर रहे हैं, नहीं करवाएं। नहीं, वो यही तो बात है, सारे जिक्र कर रहे पर चाहता कोई भी नहीं है। तो ये इनकी सदर साहब भी नहीं चाहते। नहीं, सदर साहब तो देखें, ये सदर तारीख दे देते, तारीख वो दे भी देते। जिस दिन उन्होंने असेंबली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी दिन उसके नीचे एक लाइन का इजाफा करके वो कहते हैं कि ले जी 6 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं अगले, तो बात खत्म। नहीं, ठीक है, वो दे देते, पर उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता है, इसमें बिल्कुल ठीक है। सदर साहब के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज है। आज यही वजह है कि तहरीक इंसाफ वाले भी सदर साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं चौधरी साहब, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, हम चीफ जस्टिस का इस तरह जिक्र करते हैं कि नर्सरी के बच्चे के भी इस तरह हम तज़ीक नहीं कर सकते। हर जगह पे उनके जो फैसलों की तज़ीक हो रही है। क्या आज तक हमने ये सूरत-ए-हाल देखी पाकिस्तान में? तो सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि बड़ी मोहतरम है, बल्कि तमाम जजेस मोहतरम है, उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये जो एहतराम खराब हुआ है वो जजेस की वजह से हुआ है। एक जज ने दूसरा जज पे, दूसरे जज ने पहले जज पे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब पोलराइजेशन होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीनों पर आएगी। ये एक इशू है। मनीष साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, इससे पहले डिबेट ये थी कि क्या सदर के पास इख्तियार है इलेक्शन करवाने का या फिर इलेक्शन कमीशन के पास है? तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ आरा दे रहे थे, लेकिन आज सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को तस्लीम करके ये मान लिया कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है, अब ऐवान सदर के पास कुछ भी नहीं है, ऐवान सदर से किसी समरी का आप इंतजार न करें। तो इसका मतलब सरेंडर कर दिया सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने। तो अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आए फरमाइए। जी, तो सब गुजारिश है, मैं जो अभी जी जो इस वक्त
जो इस वक्त बहस यहाँ पर हो रही है, देखिए मेरा मौकफ इस हवाले से पहले तो ये कि सदर साहब ने क्या किया या उन्होंने किसको खुश करने के लिए क्या हुआ, वो तो खैर बात की है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस चीज को जो मैंने बहसियत एक तालिब इल्म के देखा या मैं देखता रहा हूँ, देखिए ये बात मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता फ्रॉम द डे वन और आज भी नहीं करूंगा कि सदर के पास इख्तियार नहीं है। सदर के पास बिल्कुल इख्तियार था, सदर के पास आईनी इख्तियार है। देखिए सदर ने असेंबली तहलील की और आज इस खत में भी लिखा है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, और उनके वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करनी थी। आप उसकी लैंग्वेज पढ़े आर्टिकल 48(5) की, 2 काम करने थे सदर ने इसके बाद। एक, निगरान हुकूमत का क़याम, जारी बात है उसका नोटिफिकेशन सदर की जानिब से आता है, वो कहता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर को कि आप केयर टेकर आपस में डिसाइड कर लें, पूरा प्रोसीजर है। दूसरा काम ये कि उन्होंने अनाउंस करनी है इलेक्शन डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि सदर साहब को शायद पहले ये लीगल एडवाइस दी नहीं गई थी, या वो अनअवेयर थे, या वो जानबूझकर उस वक्त का जिक्र नहीं करना चाहते थे। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस हद तक तो सदर की बात दुरुस्त है कि वो डेट देने का इख्तियार रखते हैं, और कोई जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है वो किसी भी सूरत में आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से बहुत सा काम हो रहा है, हल्का बंदियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लिहाजा वो काम भी आईनी है और आइन के तहत हो रहा है, लिहाजा उसको सदर रोक नहीं सकते थे। और आज की जो सदर का खत है, ना ये डायरेक्ट है ना ये एडवाइस है, ये उन्होंने सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड के ऊपर रखा है और कहा है कि ये मुशावरत कर ले, और समहाउ कंसीड किया है कि क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन का पिछला जवाब भी तीसरे पैराग्राफ में रिप्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने ये बात कह दी है कि ये मुशावरत कर लें सियासी जमातों से और सबसे, और गाइडेंस ले लें सुपीरियर जुडिशरी से। तो अब उस लैंग्वेज से हमें ये नजर आता है कि सदर साहब ने 2 काम किए। एक ये कि उन्होंने अपने ऊपर से थोड़ा प्रेशर हटाया है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा था, वो भी। दूसरी साइड पर उन्होंने पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है या इस वक्त जो जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको भी नाखुश नहीं किया। सदर का खत है जिसे हम आमतौर पर कानूनी जबान में कहते हैं एन एक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, इट डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशन। ये सारी सूरत हाल। तो हम इसको ये कह सकते हैं मनीष साहब के सदर साहब ने अपनी स्किन बचाने की कोशिश की है, उन्हें महसूस हो रहा था कि दोनों साइडों से उनकी स्किन जलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आग लगाई और इस साइड से रियासत की तरफ से, तो उन्होंने कोशिश ये की कि इधर से भी बच जाए उधर से भी बच जाए। लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या वाकई सदर साहब बच गए हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब देखें, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि सदर साहब दोहरे अजाब का शिकार हैं। एक तरफ से स्टेट का दबाव है और बार बार उनसे कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से इकॉनमी थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है, आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे दोबारा ये डीरेल हो जाए। और उस दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से बड़ा प्रेशर है। आज बल्कि चेयरमैन पीटीआई ने जेल से सदर साहब के लिए मैसेज भिजवाया कि उनसे कहें कि फौरी तौर पे वो नई तारीख दें। तो इस साइड से ट्रोलिंग हो रही है, इस साइड से दबाव है। तो अब सवाल यह है कि इस खत लिखने के बाद सदर साहब बच गए हैं या फिर आने वाले दिनों में इनके लिए मजीद मुश्किल दिन आएंगे? मेरे ख्याल में सदर साहब बच तो नहीं सके, क्योंकि जो आज का खत है ये उन्होंने लिखकर या तो इस खत की लैंग्वेज को जरा वो इन द शेप ऑफ डायरेक्शन करते और कहते कि वो मैंडेटेड है आइन की जानिब से, लिहाजा ये पोलिंग डे है। आप ये देखिए ना कि जो पैराग्राफ 3 है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की जो दिन है 89th डे, वो तो ये होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए और चीज होती है ये है, हाँ जी, शुड भी लिखा हुआ है ना, होना चाहिए। तो आप अगर उस चीज को देखें तो यहाँ सदर ये कहते हैं कि ये पोलिंग डे है, दिस इज द पोलिंग डे। तो उनके खत के अंदर कोई वजन भी होता, शायद किसी जगह उसकी कोई वैल्यू भी होती, ना एडवाइस, ना डायरेक्शन, ना सजेशन। बिल्कुल सही बात। अगर काजमी साहब, ये वैसे सदर आरिफ अलवी साहब पे प्रेशर था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मजबूर हो गए। क्योंकि रुकिएगा मनीष साहब, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से सुन रहा था कि सदर साहब के ऊपर प्रेशर है, सदर साहब कुछ करने लगे हैं। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि मंडे को ये लेटर जारी कर देंगे उनका, बल्कि ये था कि निकल आएगा
लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़ा रुक रुक के उन्होंने किया। तो कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा? नहीं, देखिए प्रेशर तो आपका आइन है ना, आइन के अंदर वाजे हर किसी का किरदार है, आपने आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करना है। सदर ममलिकत बनने का या वज़ीर आज़म बनने का ये मकसद तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहेंगे या काकड़ साहब की तरह निगरान वज़ीर आज़म है तो अब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, कभी गिलगित के दौरे पे जा रहे हैं, इधर सारे वजीर लाइन में बैठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, तमाम मसाइल बताते हैं, इलेक्शंस पे बात नहीं करते। हर किसी का आइन के अंदर किरदार का तयन है। सदर ममलिकत वहां पे जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की मनी पे इतने बड़े घर में बैठते हैं, आइन के मुताबिक उन्होंने अपना किरदार अदा उनका ये किरदार जो है 9 सितंबर से पहले अगर अदा हो जाता तो आज कोई सवाल ना उठता। क्योंकि देखिए आप 9 सितंबर तक आप प्रॉपर फुल्ली प्रेसिडेंट थे, उसके बाद अब आप हिडाक हैं, हो सकता है कि अब इनको चैलेंज कर दिया जाए कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। जी जी। तो आप जब असेंबली तोड़ी थी उस वक्त डेट दे देते, आप 9 सितंबर से पहले दे देते। आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि ये सारा दरिया जब गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद आप तारीख देंगे? देखिए एक तो मसला ये है कि जिस तरह सदर साहब 24 घंटे के अंदर अबूरी हो गए, लेकिन 3 महीने के लिए आने वाले निगरान अभी तक 6 महीने के बाद भी दस्तूरी हैं। ये मंतक मुझे समझ नहीं आती जो दोस्त ये मंतक समझ नहीं आई अभी तक। ये है कि वो निगरान अभी भी दस्तूरी हैं, वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठते हैं और इस कौम के फैसले करते हैं। काकड़ साहब जो एक वोट लेके नहीं आए, वो जो मर्जी पॉलिसियां बनाए, मुल्क को ऊपर नीचे कर दें, कल उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए कि वो वोट तो लेके उनसे कोई पूछ नहीं। सदर साहब हेड ऑफ स्टेट है ना, अपनी रिट एस्टैब्लिश करते हैं। मैं उसी तरफ मैं सदर की हैसियत से दे रहा हूं। वो हेड ऑफ मौला जट तो नहीं है ना, आइन और कानून उनको पाबंद करता है। जिस तरह उन्होंने मुशावरत की वजीर कानून से, तमाम वज़राए कानून ने जो आपस में मीटिंग वगैरह की, सूबों की, उनकी राय भी सामने आई, वफाकी हुकूमत की भी राय सामने आई, इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कहा आप ये नहीं कर सकते। तो उसके बाद सदर मुमलिकत शर्म ही दिलवा सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या? सर अप्रैल या मई में जब पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का इशू था, उस वक्त भी उनको समझाया गया था कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ना करें। उस वक्त भी उन्होंने कंसल्ट किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस कंसल्टेशंस के एंगेज खत लिख दिया तो इस बार भी लिख देते। बहरहाल राना साहब ये फरमाइएगा सदर साहब ने ये किया क्यों और बहरहाल अब इसके नताइज क्या निकल सकता है? पहली बात तो यह जी कि सदर मुमलिकत तो सदर मुमलिकत है, मैं इस बात से इत्तफाक करूंगा, वो अबूरी नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्टिंग आप और हम कहते रहे, वो आइन में वही इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल जो चीफ मिनिस्टर करता है, जो प्राइम मिनिस्टर करता है, और सदर साहब भी वही कर रहे हैं। लेकिन सदर साहब को शौक आया था, चाहे वो उस वक्त अबूरी नहीं बने थे, मतलब अबूरी जो लोग कह रहे हैं बस उसको शौक, मतलब आप कर लें पूरा कि जी सदर साहब अब आपकी तो मुद्दत खत्म होगी। लेकिन उसी आइन ने जिसको सदर 5 साल दिया है, वहीं एक शिक में, जैली शिक में लिखा हुआ है कि आप नए आने तक काम करेंगे, तो वो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक शौक रखा है कि मुझे अपना काम नहीं करना, मुझे हर वो काम करना है जो मेरी पार्टी कहेगी, तो सदर मुमलिकत ने ये बात इसलिए कही है। और वो क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे बताएं कि वो ब्रेस्ट कैंसर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तालीमी इदारों के काम कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, यही सदर साहब के पास काम तो कोई नहीं है। इस पर सवाल आएगा आगे चल के कि गवर्नर और सदर का काम क्या है। मुमलिकत की जो मतलब सेरेमोनियल है और इतने बड़े बड़े हम खर्चे करते हैं, तो फिर उसके ऊपर वैसे तो ये सारे गवर्नर्स, इमरान खान साहब की हुकूमत के पहले दिन गवर्नर हाउसेस को खत्म होना था, पीएम हाउस को खत्म होना था, लेकिन चूंकि उन्होंने पैदल आना था तो वो हेलीकॉप्टर पे चले गए, तो उसके बाद उनको नीचे कोई इंसानी मखलूक नजर ही नहीं आई। वो 55 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर पे सैर करते थे, जो पाकिस्तान के खर्चे में तो था नहीं, मतलब उन्होंने पैदल तो सफर ही नहीं किया। ऐसा वज़ीर आज़म हमने गुजारा, तो उसका सदर भी नॉमिनेट किया हुआ ऐसा ही है जो शुगल मेले लगा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बिगाड़ दिया। आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? मुझे तो हैरत है जो सदर मुमलिकत से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो कोई काम करने के लिए आए। हम नहीं लगाए, पीटीआई लगाए बैठे। हाँ, ये काम करेंगे तो वो कर रहे हैं, उनके कहने पे तो ट्रोलिंग पे भी वो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पे भी कर रहे हैं। अब उनके लिए मसला ये था कि वो कहते हैं ना गुज़र नेड़े या, तो वो अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ है, लेकिन सदर मुमलिकत ने ये क्यों खत लिखा था, वो वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए पाशा साहब हैं, उनको लिया थोड़ी देर के लिए। मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा वापस आऊंगा। पाशा साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया था कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, सदर साहब का खत आ गया और अब इस खत को समझा जा रहा है कि ये होम्योपैथिक है, इसका कोई जवाज नहीं है, इसमें सदर साहब ने कोई तारीख नहीं दी। तो अब आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या आप इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके जा रहे हैं? चोई साहब, इन्होंने तजवीज दी है और बड़ी ढीली ढाली सी बात की है। इनको चाहिए था कि जब असेंबली तहलील की, इन्होंने दस्तखत किए और केयर टेकर गवर्नमेंट का ओथ लिया, तो उससे अगले दिन इनको इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में की वाजे है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और
जिस तरह इन्होंने वो आर्मी वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसमें जिस तरीके से खेल खेला, इसी तरीके से ये खेल खेल रहे हैं। एक को खुश किया है, दूसरे को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हो सकता है कि पीटीआई की क़यादत ना चाहती हो कि इलेक्शन टाइम पे हो, क्योंकि उनकी सारी क़यादत गिरफ्तार है, तो शायद उनके कहने पे ये डिले कर रहे हैं। ये अब मिस्ट्री है, ये खुल जाएगी और आप लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह बड़े बड़े ज़हीन और फतीन लोग हैं, ये बात निकल आएगी कि ये क्या इन्होंने किसी और के कहने पे किया या अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने पे किया। अच्छा, वैसे आपका क्या मौक़िफ़ है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे क्योंकि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे? जी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तो अब काजी साहब जो है वो वोट दे रहे हैं संडे को, उसके बाद मिजाज देख के तो हम करेंगे। लेकिन हम मिजाज देख के क्या मतलब है? आपने मिजाज देखना है या आइन देखना है? बेंचेस की तश्कील होनी है, आइन भी देखना है, लेकिन आइन में वाज़ेह है। सीरियस नोट पे अगर बात करूं तो चौधरी साहब जाना चाहिए, और इस मुल्क का जो वाहिद हल है वो इलेक्शन ही है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे पाशा साहब जिस तरह पूरा पाकिस्तान मूड देख रहा है, मिजाज देख रहा है, आप भी हमारी तरह मिजाज ही देख रहे हैं, मूड ही देख रहे हैं, तो मसला हल नहीं होगा। ये बात नहीं है, मूड मिजाज नहीं। हमें ये पता है कि ये गाजी फाइज साहब आइन के मुताबिक काम करेंगे, आइन से डिवर्ट नहीं करेंगे, ये रेस्ट एश्योर। लेकिन सर उनके पास कुछ जाएगा तो तभी अदालत तो फैसला करेगी ना सर। अगर आप जाएंगे और सदर साहब नहीं जाएंगे, पीटीआई नहीं जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी, तो फिर कैसे फैसला होगा? पीटीआई तो मेरा ख्याल चली गई है, तो आप अटेंडी गए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट बाहर गई। चलो ठीक है जी। नहीं, अब देखें सर, वो एक सूरत थी। पहले आप ये कह रहे थे कि 90 दिनों में इलेक्शन के लिए पाबंद किया जाए, जो सदर साहब ने अपने खत में भी लिखा है कि ये सिलसिला, ये जो इशू है हायर जुडिशरी के पास पेंडिंग है। लेकिन अब जो सदर साहब का खत आया तो उससे एक नई सूरत डेवलप हुई है, तो अब आपको खत को भी कोट करना पड़ेगा। उन्होंने मशावरत की है, उन्होंने मशावरत उन्होंने मशावरत की है, उन्होंने कोई तारीख नहीं दी। मशावरत के लिखा है कि ये मैं तजवीज करता हूँ, ये तो कोई बात ना हुई ना। ठीक है, तो इसका हल फिर ये सदर साहब से एक और खत लिखवा लें आप जाके, उन्हें कहिए एक और। नहीं, खतों किताबों तो सदर साहब जिस तरीके से कर रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खत लिखा, कोई जरूरत नहीं थी। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई थी, उन्होंने सिग्नेचर्स भी कर दिए थे, उनको पता है कि नहीं बनती, उसके बावजूद मशावरत के लिए लिखा। तो ये इनके टैक्टिक्स हैं और ये मासूमियत है, और वो समझ रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है और जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं। बड़ा ड्यूबियस सा किरदार इनका सामने है। ठीक हो गया भाई साहब, आपका शुक्रिया। ये फरमाइए राना साहब, ये अब दोबारा आपकी तरफ आते, अब नतीजा क्या निकलेगा इस खत का? जाहिर है ये खत ऐसे जाया तो नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं कोर्ट होगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल ही ले जाए उसको, और उन्हें कह जी अब सदर साहब को बुला के पूछ नहीं, ये इसी तरह ही होगा कि उन्होंने तारीख के लिए खत लिखा, जो तारीख के कूड़ेदान में ही जाना है इसे। चूंकि सच्ची बात यह है कि वो मजाक कर रहे हैं, ये हो गई सारी मीडिया टॉक होगी, उन्होंने ये इसी काम के लिए किया गया। देखें जी, मैंने तो तारीख का कह दिया था, ये वैसे ही है जैसे 27 सफ़े का एक फैसला आया कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन वाला फैसला अल्लाह करे कि उस पर अमल हो, मतलब वो ये गुफ्तगू करेंगे उस पर अमल होना चाहिए। भाई अमल आपने कराना था, ऑर्डर आपने करना था, आप आ गए कि जनाब ये है और बस ये है। आपने अपनी फैमिली और जजेस के मामलात के ऊपर इधर उधर की राय दी, आपने वो कमीशन भी रोक दिया जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस होंगे आने वाले, उनको काम करने से रोक दिया। पहले कुछ जजेस ने मिलके उनकी एक एप्लीकेशन पे आप उनकी पूरी फैमिली रगड़ दें, और वो जवाबन अगर वजीर आजम को कहें, क्योंकि वो कटहरे में खुद आ गए थे ना जज के तौर पे, कि भाई आप भी जरा हिसाब किताब दे दें, तो उसके ऊपर तूफान उठा दिया कि जी ये तो केस नहीं सुन सकते। आप अपने केस भी खुद सुने, आप सबसे तवक्को रखें कि आपको सब कहें कि आप बहुत अच्छे हैं आप, तो लेकिन आप किसी के लिए अच्छे हैं, नहीं, आप किसी के लिए अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के आइन कानून के साथ अगर मुस्तकिल बुनियादों पर चलते, 184(3) के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ना चलती, तो वो ये 56,000 केसेस की अपनी विरासत छोड़ के ना जा रहे होते, मतलब ये काम करते। और जिस दिन उनको ये अफसोस हुआ कि आईने पाकिस्तान दस्तक दे रहा है, और उनको ये अफसोस हुआ कि वो नैब का फैसला अगर नहीं करेंगे तो उन्हें अफसोस होगा, जो कल या परसों आ जाएगा। तो मुझे बताएं, 56,000 फैसला आने वाला है, 56,000 सीन का क्या होगा? वैसे फैसला 10 दिन पहले आना था,
रोज एक तारीख आगे, नहीं वो आ ही जाएगा, किसी वक्त भी आना है, उसने क्या आना है हम ये देखेंगे और फिर बात करेंगे। ठीक है, मैं ब्रेक लेनी है। मनीष साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार ये एतराज किया जा रहा है कि सिर्फ एक पार्टी है जिसको खुश किया जा रहा है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिल सकती है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बार बार एतराज किया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ एक पार्टी है जिसको पता है कि इलेक्शन कब होने हैं, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये एतराज मेरा ख्याल है वैलिड है उनका, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो ये बता रही है कि कब इलेक्शन हो रहे हैं और क्या हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। बाकी सारी जमातें ऐसे लगता है कि कॉर्नर है, साइड पर बैठी हुई। तो साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। गुजारिश है चौधरी साहब के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकफ है उसमें एक शिकायत है जो कि उन्होंने चंद दिन पहले भी की थी, और वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ डायरेक्टेड है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये लगता है कि जिस तरह पहले बुत तराशा गया इमरान खान साहब का और उन्हें इक़्तिदार में लाया गया, इस दफा मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल कराया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस इक़्तिदार में लाया जा रहा है। और ये ही सबसे बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बजाय इसके कि जो आगे मामलात होने थे उसमें पीपल्स पार्टी का कोई वाज़ेह हिस्सा होता, बल्कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एस्पायर कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म बन दूर लग रहा है, लेकिन उनके लिए और मसाइल भी कई ऐसे हैं जो जन्म ले रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाला भी है, नाराज भी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता है कि जो सब कुछ है वो मुस्लिम लीग नून के लिए स्टिच अप कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून बड़ी आसानी से दोबारा रिक्लेम कर सकती है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 9 मई के बाद अब तहरीक इंसाफ के फारग होने के बाद सियासी मंजरनामे से फिलहाल, क्योंकि जमात तो लीडर्स इधर उधर हैं, कुछ पता नहीं है, गो के ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट है पीटीआई की, लेकिन लीडर्स इधर उधर हैं, उनका पता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम पंजाब का सहरा तो मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है कि वो उन्हीं के पास आएगा, और मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि अगर हमने पंजाब रिक्लेम कर लिया, मेजॉरिटी ले ली, तो फिर आगे वफाक के अंदर हुकूमत बनाना लगभग तय हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए। बिलावल साहब को यही चीज खटक रही है कि ये ऐसी बस अफवाहें हैं, ये खबरें हैं जो बहुत फैल रही थी इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1.5 to 2 महीने पहले, कि एक फैसला ये किया गया था कि असद अली जरदारी साहब जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब ये पॉलिटिक्स जो है बिलावल भुट्टो साहब के हवाले हो जाएगी, मरियम नवाज साहबा के हवाले हो जाएगी। लेकिन जब ये फैसला तब्दील हुआ और उसके बाद इन दोनों के हाथ कुछ नहीं आया, तो उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने, आपको याद होगा कि तकरीर भी की थी उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कि जो ये पिछले 30 साल करते रहे हैं, क्यों ये चाहते हैं कि हम दोनों भी आगे वही करते जाएं, आपको याद होगा सारा। तो उसके बाद ये रिएक्शन है, अब बिलावल भुट्टो साहब थोड़े से जरदारी साहब से अलग हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी हक तलफी हुई है। जनाब ये इसको कतई नजर तो या हम नहीं कर सकते, ठीक है, एक मुशाहिदा है और आपने दुरुस्त निशानदेही उसकी की, लेकिन मुझे समहाउ ये लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सख्त नापसंद है। ज़हन में रखिएगा कि जरदारी साहब बड़े कॉशियसली चलते हैं, बड़े एहतियात से चलेंगे, क्योंकि वो जनरल राहिल शरीफ साहब के जो दौर में वक्त था उसको वापस ले ही डालना चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से मसाइल ने जन्म लिया था। आपको याद होगा कि वो एपेक्स कमेटी सिंध में बनी, बहुत से मामलात खराब हुए, फिर जरदारी साहब को वो तकरीर करना पड़ी ईंट से ईंट बजाने वाली। तो पीपल्स पार्टी के नुक्ता नजर से जरदारी साहब उस स्टेज पर नहीं जाना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जबकि बिलावल साहब को ये लगता है कि नहीं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट पहले इमरान खान थे, अब मियां नवाज शरीफ हैं, तो ये क्या बात हुई। उनको इस चीज से ये चीज इरिटेट कर रही है। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पॉलिटिक्स इस वक्त है और एतराज़ बिलावल भुट्टो साहब बार बार कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कर रहे, वो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बार बार ही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है पहले ये जो हल्का बंदी है उसके बाद होना चाहिए। तो ये कहीं जानबूझ के किया जा रहा है, ये वाकई कोई है रिफ्ट है और कुछ बिलावल भुट्टो साहब नाराज हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे वो पैगाम दे रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि नो फ्लाई लिस्ट में लोगों के नाम डाले जाएंगे, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का ज़िया काला पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया, तो 128 लोग हो गए। इस तरह की बातें वो दे रहे हैं ना, जो आ रही हैं खबरें। उसके ऊपर बिलावल साहब ने फिर आगे से एक मुतबादिल बयानिया दिया है कि भाई 2 बयानियां हमारे पास, अगर आपकी तरफ से इस तरह की खबरें आएंगी तो फिर हम बन जाएंगे जमहूरियत पसंद, फिर हम उठा लेंगे जो है अलम बगावत और मुतालबा करेंगे 90 रोज में, यानी प्लान है। और फिर आगे से जरदारी साहब कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा चीजों को, एज लॉन्ग एज जो है आप हमारे साथ इस तरह का सलूक ना करें। हाँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि जरदारी साहब की मर्जी के बगैर बिलावल साहब इस तरह का मुतालबा करें। लेकिन सर इख्तलाफ नजर आ रहा है। वैसे चौधरी एतजाज अहसन साहब जो थे CEC में गए थे और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब वहां से उठ के चले गए थे। अब लतीफ खोसा साहब को भी बुला लिया गया CEC में, और लतीफ खोसा साहब की बनती है आसिफ अली जरदारी साहब से, ना एतजाज अहसन साहब की। दोनों को आसिफ अली जरदारी साहब पसंद नहीं करते, तो जब ये CEC में बैठेंगे तो डेफिनेटली कोई इख्तलाफ है। नहीं, इख्तलाफ तो देखें हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस हद तक इख्तलाफ है कि जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के आपस के ताल्लुकात खराब है। एक सियासी है, सियासत है, जमात के अंदर सियासत है, डिफरेंट वहां पे राय पाई जाती है, वो तो ठीक है। लेकिन फैसले जब भी होते हैं ना, देखें ये जो लतीफ खोसा साहब जैसे लोग हों या एतजाज अहसन साहब जैसे लोग हों, ये ऑपोजिशन में याद आते हैं। जिस तरह आइन ऑपोजिशन में याद आता है ना, ये जब इक्तदार में थे उस वक्त तो एतजाज अहसन इतने मोतबर नहीं थे, उस वक्त तो बिलावल साहब नहीं कहते। वैसे उसकी वजह एक और भी हो सकती है, जो मैं राणा साहब से भी सवाल उनके सामने रखूंगा। वजह ये हो सकती है कि चौधरी एतजाज अहसन हो या लतीफ खोसा साहब, ये दोनों इस वक्त इमरान खान साहब के वकील हैं जी। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बुला रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं। 90 रोज का जो मुतालबा है, जिस तरह मैंने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा है, मुतालबा तो बिलावल साहब का बड़ा मुनासिब है। लेकिन ये जो सारा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सारे तज्जिए कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, इसमें या तो फिर हम 24 करोड़ अवाम को कोई दवाई दे के सुला दें और फिर खुद ही आपस में हुकूमत बांट लें, जिस तरह राजा रियाज साहब ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बना दिया मुल्क का वजीर आजम, इसी तरह मियां साहब को हम बना दें। अदरवाइज तो नून लीग इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो PTI को लाहौर में हरा सके। मुनीब साहब बैठे हुए यहाँ पे, लाहौर से ताल्लुक है, बेशक आप इनसे वैसे उनका वैसे नहीं, लाहौर में रहते हैं, वोट उन्होंने रजिस्टर कराया, बैठे हुए लाहौर है। अच्छा राणा साहब ये फरमाइए, ये वाकई मियां नवाज शरीफ साहब के आने का नून लीग को फायदा होगा, नुकसान होगा? मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, होगा क्या, होने वाला क्या है? देखें, लतीफ खोसा गवर्नर भी रहे पीपल्स पार्टी के दौर में और अटॉर्नी जनरल भी रहे। इससे ज्यादा क्या ढूंढते हैं और मांगते हैं कि आपको 2 आईनी ओहदे, ठीक है, और क्या मजीद दिया, मतलब क्या क्या नहीं पेश किया गया। मतलब ये नहीं है कि उनको 0 किया गया था, नहीं। ये एतजाज अहसन नवाज शरीफ के वकील नहीं रहे। अब मैं रिंग रोड की तो बात नहीं करूंगा ना कि वहां क्या बात, वो तो बीबी ने इजाजत दी थी, किसकी वजह से नाराज हो? नहीं, वकील वो प्रोफेशनल हैं, वो बात करते हैं, उस पर मैं और आप बात नहीं करते। नाराजगियां किस बात पे हुई, उसके ऊपर कभी बात होगी। आप ये जो लाहौर से नहीं जीतेंगे, जाहिर है कि ये BBC से आके और वहां पे ये कहेंगे, अब ये पाकिस्तान से कह रहे हैं, इस्लामाबाद से। मैं वैसे कह रहा हूं ना कि इस तरह ही है ना कि कोई भी बंदा कहीं से भी कह सकता है ना ये बात। ये बात पिछले इलेक्शन हुए थे, 4 मुझे बात कर रहे हैं सर, पिछले इलेक्शन में मुझे अपनी बात कर लेने दे। जिस दिन नवाज शरीफ उतरेंगे, आपको और हमें अंदाजा हो जाएगा कि लाहौर कहां खड़ा है, पंजाब कहां खड़ा है, पाकिस्तान और अदलिया कहां खड़ी है। इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। नवाज शरीफ है और मरियम नवाज है। अगर आप बाकी लोगों के नाम लेंगे ना, आप उनको दाएं कर दें, बाएं कर दें, पीछे कर दें, वो कहीं नहीं है, आगे नहीं है। नवाज शरीफ के अलावा है कुछ नहीं, और उन्होंने पूरी प्लान किया। नाकामी और कामयाबी नवाज शरीफ के लाहौर उतरते हैं, इस्लामाबाद उतरते हैं। अदलिया की बात मैं आपको बता दूं, यहां शर्जील मेमन से लेके शेरपाव से लेके बेशुमार लोग आए हैं यहाँ पे। मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा, राहदारी जमानत हर मफरूर को भी मिलती है, जिनको सजा हुई है उन्हें भी मिलती है, और उन्होंने आके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना है। और वो देखिए, राहदारी जमानत में इशू ये है कि वो जेल से गए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वो जेल से गए हैं, वो ये नहीं जमानत के बाद गए हैं, जेल से गए हैं, उनको जमानत दी गई है, वो मफरूर हुए हैं जमानत से टाइम पे वापस ना आने पे। अब जब आमिर फारूक साहब फैसला दे रहे थे, उन्होंने कहा हम नवाज शरीफ साहब के फैसलों को स्टॉप कर रहे हैं, ये जब भी वो आएंगे हम वहीं से शुरू करेंगे, जो सबके साथ माजी में प्रैक्टिस रही है। ये नहीं है कि जी हम उनकी अपीलें उड़ा रहे हैं, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब वो अपील करेंगे, हम और आप देखेंगे कि उसके ऊपर हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। अब एक सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले अपील की जाएगी या उनके आने के बाद की जाएगी? मैं ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद आपके पास यही सवाल रखूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, अब इशू 2 हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे
तो क्या आने से पहले वो अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें राहदारी जमानत दे दी जाए, हम घर चले जाते हैं, वहां से फिर मैं अदालत पेश हो जाता हूं और फिर जो अदालत कहेगी मुझे जेल भेजेगी, मैं जेल चला जाऊंगा और अगर मुझे रिहा कर देंगे तो मैं रिहा हो जाऊंगा, या फिर वो यहाँ आएंगे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जेल पहुंचाया जाएगा और फिर अदालत पहुंचाया जाएगा? देखें, ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर होगा कि पहले दरखास्त आती है तो फैसला होगा। एक वो होता है कि जी मैं आ रहा हूं और मैं सीधा अदालत में पेश हो जाऊंगा। क्या यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस बैठ के इमरान खान साहब का इंतजार नहीं करते रहे? वो इश्तिहारी थे, वो जमानत पे नहीं थे, वो 4 घंटे बाद आए, वो अगले दिन आए, अदलिया बैठी रही है ना। ये कोई ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जिसके लिए जो मर्जी अप्लाई कर दें। यहाँ पे हो सकता है कि उनको आके जमानत मिल जाए जाने से पहले, कि वो जब चलेंगे उनके पास राहदारी जमानत, और वो यही होगा कि आपने अपने आप को सरेंडर करना है, जैसे डार साहब के लिए था। तो वो लाहौर से कहेंगे जी मैं लाहौर उतर रहा हूँ और मैं सीधा यहीं आ रहा हूँ। अब उसमें 2 दिन लग जाए, उसमें 1 दिन लग जाए, उसमें 3 दिन लग जाए, वो तो लोगों के साथ ही आएंगे ना। उन्होंने पेश होना है। ये नहीं हो सकता कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे। फैसले क्या होने हैं ये उस वक्त देखेंगे जब वो दरखास्त दे रहे होंगे। लेकिन आपको और हमें जो भी तज्जिया करना है ना, वो होगा उसकी लैंडिंग पे। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जब जनरल राहिल शरीफ साहब नवाज शरीफ के हार्ट ऑपरेशन में शहबाज शरीफ के जरिए मैसेज भेजा कि भाई साहब से जाके गए, और उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि आप वहीं रह जाएं और आप वजीर आजम बन जाएं। ये डॉन लिक्स का उरूज था। यहाँ कहानियां और एक जब उनका ऑपरेशन हुआ था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे ना, फुल नहीं मैं कह रहा हूँ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे एक यलगार थी नवाज शरीफ के खिलाफ। मोदी का यार इमरान खान और बिलावल भुट्टो दोनों आजाद कश्मीर के इलेक्शन में कह रहे थे, यलगार थी पूरी की पूरी, एक फौज तैयार की गई थी कि नवाज शरीफ मोदी का यार है। वो लैंड करते हैं, वो लाहौर लैंड करते हैं, और जितने लोगों ने अंदाजे आजाद कश्मीर में लगाए थे वो उलट होते हैं, वहां बड़े बड़े लोगों की ट्रांसफर, और उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा ये वोट नहीं रोक सकते, फिर आरटीएस बना, आम इंतखाबात। ठीक है, मनीष साहब फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पार्टी तगड़ी हो जाएगी और दूसरा वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन इलेक्शन जीत सकती है, या फिर वो इलेक्शन भी मुतनाज़ ही होंगे? देखिए जॉय साहब, मेरे पास इस वक्त अगर मैं जमीनी हकायक देखूं तो मुझे तो ये लगता है कि मैं किसी को खाम ख्याली होगी अगर मैं ये कहूं कि जी इलेक्शन बड़े साफ शफाफ होंगे। साफ शफाफ के बारे में मेरे पास कोई पैमाना नहीं जिस पे मैं ये कह सकूं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि माइनस तहरीक इंसाफ, जब तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो तहरीक इंसाफ का वोटर कभी भी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन को वोट तो देगा नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पीटीआई फिगर आउट ही नहीं करती कहीं बैलेट पेपर के ऊपर, और पता है लोगों को कि इख्तिदार तो दूर की बात, यहाँ तो कैंडिडेट्स ही नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वोटर टर्नआउट कोई ज्यादा होगा, या कई जगह पर तो शायद लगता ही है कि शायद बहुत कम। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के लिए कम से कम पंजाब में खुला मैदान होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ अनपब्लिश्ड सर्विस के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ से 2 महीने पहले जो बहुत सी जगह पर मौजूद है, और मैं ये बात रिकॉर्ड के ऊपर कह चुका हूँ, मैं इसके ऊपर अपना व्लॉग भी कर चुका हूँ, कि जो ग्राउंड लेवल पर इमरान खान की जमात की सपोर्ट थी इमरान खान के साथ, वो बहुत ज्यादा है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, और उसका लेटेस्ट एस्टिमेट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन वो इलेक्शन में पता चलेगा वो क्या है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अब वक्त के साथ साथ मुझे नहीं पता कि वो कम हुआ है, उसमें कुछ डिप आया है, खैबर पख्तूनख्वा में डिप आया है, नहीं आया, इसके बारे में मेरे पास कोई लेटेस्ट एविडेंस नहीं है। एविडेंस हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अगर या इलेक्शन हो या कोई सर्वे हो और वो रिपोर्ट। पीटीआई को आज बल्ला मिल गया, निशान मिल गया, इसका मतलब ये जो एक ख्याल था ना कि पीटीआई को शायद बैन कर दिया जाएगा, तो अब पार्टी बैन नहीं हो रही, और अगर पार्टी बैन नहीं हो रही तो उनके उम्मीदवार भी होंगे, उम्मीदवार होंगे तो इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा तो फिर वो वोट भी लेंगे। नहीं, पिछले साहब गुजारिश उसमें सिर्फ ये है कि ये बैन वाली बात तो खैर मुझे शुरू दिन से ही बड़ी बेतुकी सी लगती थी कि बैन तो बिल्कुल नहीं वो हो सकता। लेकिन देखिए, बैन होना और बात है, जमात का लीडर चले जेल में होना वो भी एक और चीज है। लेकिन जो जमात नहीं, देखिए मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ को नायल किया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जमात मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इलेक्शन कंटेस्ट किया। यहाँ हालत ये है कि एक बदनामी का तौक है जो कि तहरीक इंसाफ के गले में है, 9 मई की बदनामी, उसको लेकर वो रियासत को काबिल कबूल नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। बहुत ही साफ सुथरे लोग अगर आएंगे तो ठीक है जी, वो मार्जिनलाइज्ड किस्म का उनका शेयर आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुली छुट्टी होगी और तहरीक इंसाफ जी अपना हर लीडर सारे आ जाएंगे। सारे देखिए आधे से ज्यादा तो भाग गए,
जो कहते थे तेरा बाप ही देगा आजादी, तो वो बाप पता नहीं कौन था और कहाँ मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन आजादी कम से कम नहीं मिली। सही बात। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइएगा, अब ज़ाहिर है मैदान तो खुला है, वैसे अब यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, और इवन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है तो चीज़ें ऑब्वियस हो गई हैं, समझ आ रही है सारी। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब आके वाकई मुल्क को चला लेंगे या फिर ये पोलराइजेशन बढ़ती चली जाएगी? देखिए ये आप सिचुएशन इमेजिन करें ना चोई साहब, आप वहां बैठ के सवाल करें, उठ के इधर आ जाएं, इधर बैठे जवाब दें और कहें देखें कैसा जबरदस्त मैंने सवाल किया, मैं इसका जवाब दे रहा। ये उसी किस्म की सूरत हाल है कि एक जब सियासी जो लोग होते हैं, क्या अवाम के अंदर वो मकबूल हुए हैं, नवाज शरीफ साहब, नून लीग या पीपल्स पार्टी और अवाम की वो मकबूलियत से आ रहे हैं। हालिया अगर आप इलेक्शंस देख लें, एक लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ जहां पे पीटीआई पहले तीसरे नंबर पे थी, पेशावर में वो पहले नंबर पे आ गई। गिलगित बल्तिस्तान में आपने जमीन आसमान एक कर दिया, आपके गिलगित बल्तिस्तान पीटीआई जीती हुई है। उसके अलावा एक और जगह पे इलेक्शन हुआ, वहां पे अगेन पीटीआई जीत रही है। तो मैदान पे उससे क्या फर्क पड़ा है जब से आपने ये बयान, कोई भी बयानिया बनाया? तो मुझे नहीं लगता कि अगर पीटीआई का कैंडिडेट होगा उसमें नून लीग के लिए खुला मैदान होगा। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर तो देखें, अगर फिर तो पार्टी बैन हो जाती है, नहीं देते इलेक्शन, या उनके उम्मीदवारों के हाथ बांध देते हैं, और मतलब कि अगर बंदों के जो ही बाहर आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अपनी कैंपेन करने की इजाजत नहीं होगी, तो फिर तो मसाइल होंगे। ये तो यकीनन उनके लिए हो सकते हैं मसाइल। वज़ीर साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए अगला इलेक्शन भी, और फिर उसके बाद भी वही पुराने इश्यूज सारे? क्या हुआ जी, पहले कंट्रोवर्सी होने के बाद आरओ का इलेक्शन है जी, बात तो बदली। ये मतलब क्या है, यहाँ पे यही होता रहा है। कौन सा इलेक्शन है जिसपे हारने वाले ने कहा नहीं तुम जीत गए हो? कोई मिला ऐसा? मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी ये कहते हैं कि वो इलेक्शन गलत था 16 महीने हुकूमत का हिस्सा भी जरदारी साहब ने बिठा लिया, और फ्रूटफुल वजारतें जो है ना वो रस भरी उन्हीं के पास थी। मतलब वो मजहबी लिए पीपल्स पार्टी ने भी पूरा काम किया, अपना सारा कुछ किया। किसी एक फैसले पे उन्होंने काबीना में नहीं लिखवाया कि हमें इस पे एतराज है, समेत मरदमशुमारी की आखिरी सीसीआई पे कि ठप्पा लगाया इत्तफाक के राय से। मतलब सब ने अपने अपने फायदे लिए हैं। यहाँ सबके साथ यूं ही होता है। पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं थे तो क्या हुआ, इलेक्शन हो गए, हुकूमत चल गई। इस दफा अगर इमरान खान बिलफर्ज नहीं होते तो क्या होगा? कट टू साइज ही हुई है। सही बात। वो नवाज शरीफ 2002 में 17 सीटों पे आ गए थे, 97 में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी थी। ये हमारे मुल्क का सिलसिला ही ऐसा है कि हम एक ही जगह पे बार बार जाते हैं और दबा लेते हैं। हम क्या करें, हमारा मसला। तो वैसे दोबारा मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हुए हैं, वो इधर पीटीआई से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, कर रहे हैं, सदर साहब से भी कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या होता है। बहरहाल आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।